नारी शक्ति है, नारी सम्मान है और नारी ही इस संसार की पहचान है। नमस्कार, मैं हूँ यशी और स्वागत है आप सभी का एमएस टीवी पर। हमेशा की तरह इस बार भी रूबरू प्रोग्राम में हमारे साथ में मौजूद हैं बहुत ही खास गेस्ट रक्षा सिन्हा मैम। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया यशी। सबसे पहले तो मैम मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी आपके बारे में कि आज जो गेस्ट हमारे साथ में मौजूद हैं वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, टीचर भी हैं और साथ ही सोशल वर्कर भी हैं और सबसे खास चीज वो एक पोएटिस भी हैं। मैम सबसे पहले तो सवाल आपसे यही रहेगा कि किस तरह से आप इन सारी चीजों को बैलेंस करते हैं? बहुत शुक्रिया यशी ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि हर दूसरे दिन मेरे सामने ये सवाल आता रहता है। तो मैं कहूँगी सबसे पहले तो ईश्वर की बहुत कृपा है और परिवार का सपोर्ट है। साथ ही मैंने अपने जीवन को एक किताब को जैसे कहा जाता है ना कि चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, तो वैसे ही मेरा जो जीवन रहा है वो चैप्टर्स में रहा है। कि जब मेरी घर में बहुत जरूरत थी तो मैं एक होम मेकर थी। उसके बाद मैंने टीचिंग का जो अपना प्रोफेशन है शुरू किया। मेरे बच्चे सदा से मेरे स्कूल में पढ़े तो वो अपनी मदर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अपना जॉब भी किया। फिर जब मेरे बच्चे बड़े हो गए और भगवान की दया से अच्छे हैं, संस्कारी हैं, स्टडीज में अच्छे हैं, तो मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने और जो पीछे बहुत पहले जो मेरे पैशन था, जो मेरा पीछे छूट गया था, तो उन चीजों को मैं वापस से उजागर करूं। तो मुझे ईश्वर की कृपा है, लोगों का सपोर्ट है कि वो सब मैं अब कर पा रही हूँ। तो जो पोएटिस का है, साथ ही मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, साथ ही मैंने इंटरनेशनल विमेन ब्यूटी पेजेंट में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये सारे पैशन जो मैं अब कर पा रही हूँ। तो लाइफ को जब हम एक व्यवस्थित ढंग से चलाते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं तो मुझे लगता है कि जिंदगी हमें बहुत सारे मौके देती है और सारी महिलाओं को इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज वे में चलें तो वो सब कुछ कर पाएंगी। जी बहुत ही खूब। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बताया थिएटर आर्टिस्ट के बारे में कि आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, तो बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट सबसे आपके जो दिल के करीब एक रोल रहता है वो कौन सा किरदार रहता है? आर्टिस्ट के लिए वैसे तो हर रोल अहम होता है, लेकिन हाँ, एक आधे अधूरे एक कालजयी उपन्यास है मोहन राकेश जी का। उसमें मैंने सेंट्रल कैरेक्टर सावित्री की भूमिका निभाई थी। और वो भूमिका बहुत ही खास इस तरीके से थी कि नारी के एक ही औरत के जैसे कहते हैं ना कि शेड्स होते हैं हमारे जीवन के, कोई भी पूरी तरह से बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होता। लेकिन उसने अपने जीवन में किस किस तरीके से संघर्ष किया, उन संघर्षों के बावजूद उपन्यास में लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया है कि उसकी अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, वो उनको कैसे पूरा करने की कोशिश करती है। फिर साथ ही परिवार के साथ उसकी क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन सबको दिखाते हुए बहुत ही खास भूमिका थी वो जो मैंने निभाई। तो वो रोल मेरे दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है हम फीमेल्स ना पहले सबके बारे में सोचते हैं, तब अपने बारे में सोचते, तब अपना खुद का नंबर आता है। जैसा आपने बताया भी अपनी जर्नी में कि जब सब कुछ सेटल हो गया फैमिली में, जब बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ सेटलमेंट हो गया, तब आप अपने बारे में सोचना आपने शुरू किया। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी इसी के साथ में कि क्योंकि बात चल रही है आपकी खूबसूरत जर्नी की, तो जो पोएटिस बनने की जो शुरुआत हुई वो किस तरह से हुई और कहाँ से हुई? पहले जब मैं स्कूल में थी तो मैं शिक्षा और शिक्षण का जो शैली होती है जिसे पेडागोजी कहते हैं, उससे रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड जो हमारे एनुअल थीम्स होते थे, तो मैं स्कूल के लिए लिखा करती थी, स्कूल की पत्रिकाओं के लिए लिखा करती थी, असेंबलीज के लिए स्क्रिप्ट लिखती थी। तो लिखने की शुरुआत वहां से हुई। साथ ही जो जीवन ने जो एक्सपीरियंस दिए, जो अनुभव दिए, तो मैंने स्त्री मन, जो स्त्री विमर्श है और यथार्थ है, एहसास है, उससे जुड़ा हुआ लिखना, क्योंकि अंदर अंदर ये कला थी। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं अपने दिवंगत पिताजी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने बचपन में एक बहुत ही समृद्ध एक्सपोजर दिया किताबों का। तो मेरे घर में जिस समय पे मुझे लियो टॉल्स्टॉय पढ़ाया गया, उसी समय जयशंकर प्रसाद की कमायनी भी पढ़ाई गई। तो इस वजह से इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर का जो ज्ञान है, जो एक्सपोजर है, मुझे बचपन से मिला था। तो वो जब मैंने लिखना शुरू किया, कविताएं लिखनी शुरू की, तो वो पता नहीं कहाँ से माँ सरस्वती की कृपा थी। और वो कहते हैं ना, स्कीमा होता है इंसान का ब्रेन में, तो वो कहीं ना कहीं वोकैबुलरी और शब्दकोश मतलब इतना था डेवलप कि अपने आप वो बहनी शुरू हो गई जब मैंने अपने अनुभवों को, एहसासों को ढालने
की कोशिश की कविताओं के रूप और में। मैम बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल के जमाने में, आजकल के दौर में हम देखते हैं कि इंग्लिश का बहुत जोर शोर से मतलब ट्रेंड चल रहा है, लेकिन दोनों ही लैंग्वेजेस की नॉलेज रखना ये आसान बात नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ में, और ये दर्शकों को बताने वाली बात है कि मैम एक इंग्लिश टीचर हैं, बट मैम जो पोएम्स लिखती हैं वो लिखती हैं हिंदी में। तो ये बहुत खास बातें हैं मैम। और जैसा आपने बताया कि एक कोई ना कोई ऐसे शख्स की जरूर हमें जरूरत होती है जो हमें सपोर्ट करे। आपकी लाइफ में जैसे आपने बताया आपके फादर रहे हैं जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल की महिलाओं को मैम आप किस मुकाम पे देखती हैं? महिला हर मुकाम पर है, कहाँ नहीं है। अब ये सोचने की जरूरत है कि वो कहाँ नहीं है। तो अंतरिक्ष से लेकर जमीन के अंदर तक आर्कियोलॉजी में भी है। और जो एक घर में महिला जो सारे काम निभा रही है, जो स्टे एट होम मॉम्स हैं, जो बहुत अच्छी डिग्रीज प्राप्त करने के बावजूद वो अपने घर पे अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, हर एक महिला खास है और हर एक मुकाम अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि वो जहाँ हैं वो स्ले कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। पर हाँ, बिल्कुल इसके साथ ही साथ एक टीचर हूँ तो मैं ये भी जानती हूँ कि अभी भी हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनका जो योगदान है देश की जीडीपी में वो सिर्फ 18% है। तो अभी उसे और ऊपर जाने की जरूरत है। अभी इसके लिए महिलाओं को मुझे लगता है खुद अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो अगर सोचेंगी कि कोई मंत्री या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान या घर के ही लोग खुद से उठा के उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमें अपने लिए कदम सबसे पहले खुद उठाना पड़ता है। तो जिस दिन हर महिला के अंदर ये जज्बा आ जाएगा वो समझ पाएगी कि नहीं, सिर्फ इस भ्रम में नहीं जीना है कि जितना मैं कर रही हूँ वो काफी है। वो अपनी पोटेंशियल को और अच्छे से समझेगी तो वो और अच्छा कर पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैम। खुद को समझना, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी पोटेंशियल क्या है। बिल्कुल। तो महिलाओं के साथ में अक्सर ये चीज देखी जाती है कि घर के काम में हम लोग लग जाते हैं, इतने डिवोटेड हो जाते हैं घर के कामों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, कि हम खुद को भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए या हमारी पोटेंशियल कितनी है। तो सबका सामंजस्य बनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो मैम आप कैसे बैलेंस करते हैं अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को? यशी है तो हो सकता है बहुत टाइम लग जाए आंसर्स में, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैंने हाउसवाइफ की लाइफ भी लीड की, उसके बाद मैं अपनी जॉब में पूरी तरह लगी हुई थी। तो उस टाइम पर मेरी प्राथमिकताएं अलग थी। मेरी प्रायोरिटीज थी कि मेरा नौकरी संभले और मेरे घर और मेरे बच्चों को मैं पूरा समय दे सकूं। फिर जैसे जैसे समय बीतता है तो ये बहुत ही निजी अनुभव है कि एक टाइम आता है जब लगता है कि यही रोटियां जिंदगी भर भी बनाऊंगी और कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है उस चीज की। और मतलब बाहर जब हम काम करते हैं, लोग कहते हैं कि बाहर काम करने से क्या हो जाता है, या कविताएं आप लिख रही हैं इससे क्या हो जाता है। इससे ये होता है कि मेरे मन को बहुत ही संतुष्टि मिलती है। इससे मुझे जो एक आइडेंटिटी, मेरी अपनी आइडेंटिटी मिली है, मैं जस्ट मिसेस समथिंग समथिंग नहीं हूँ। मेरा अपना एक मुकाम है अब जिंदगी में, एक अस्तित्व है मेरा, और उसके लिए ही ये सारी फाइट है। तो प्राथमिकताएं बदलनी पड़ी अपनी, और फिर घर में जैसे अपना सपोर्ट स्टाफ बढ़ाना पड़ा। तो और परिवार का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है। मेरे पति जो हैं बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट करते हैं, बच्चे भी। तो इस वजह से ये सब कुछ चल पा रहा है कि अगर मैं वीकेंड्स पे अपने प्रोग्राम्स के लिए, इवेंट्स के लिए 5 घंटे के लिए बाहर हूँ तो पीछे से मुझे मालूम है कि अब सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे है, क्योंकि जो दिशा देनी थी मुझे अपने घर को वो मैंने पहले ही दे दी थी। तो इसलिए अब मुझे भगवान की दया से वो प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्या बात है। और ये मैम ये जो सेटिस्फैक्शन होता है ना कि नहीं, हम अगर नहीं भी मौजूद हैं तो सब संभल जाएंगी चीजें और हम अपने करियर पे फोकस रख सकते हैं। और मैम अक्सर हम देखते हैं आजकल के दौर की अगर बात करें तो फीमेल्स बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ करियर ही है। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि दोनों लाइफ्स को आपने बैलेंस किया, पर्सनल लाइफ भी हो, चाहे आपकी घर में कभी जरूरत हुई तो कभी आपने उसको भी मिस नहीं होने दिया, और वर्क लाइफ पे भी आपका पूरा ध्यान था। बट आजकल लोग सोचते इतने ज्यादा फीमेल्स करियर ओरिएंटेड हो गई है ना, उनको लगता है कि नहीं, जो भी कुछ है हमें सिर्फ करियर पे ध्यान देना है, शायद अपने कल्चर्स और रूट्स को वो भूल गए हैं। आपके हिसाब से क्या आपका कहना है? मैं 100% अग्री कर रही हूँ इस बात से कि ये ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। तो मेरा दर्शकों को एक टीचर होने के नाते यही संदेश है कि एजुकेशन वो है जो हमें विजडम दे,
जी। विजडम ये होती है कि हमें सही गलत का चुनाव करना आए और हमें बैलेंस करना है चीजों को। तो घर एक नारी के लिए बहुत जरूरी है। उसके अंदर जो प्रकृति ने जो चीजें डाली हैं, बायोलॉजिकली जो चीजें डाली हैं, क्या वो उसे काट सकती है? नहीं काट सकती है। इसी तरह से औरत हो या आदमी हो, घर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, उसको निभाना बहुत जरूरी है। तो वो उस चीज से अपने आप को, करियर के नाम पे अगर कोई अपने आप को उससे एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो लेडी करे चाहे वो जेंट्स करें। आपको बताना चाहूंगी यशी के मैं नेटिवली बिहार से आती हूँ और मैं बचपन से वहाँ कभी नहीं रही थी, हरियाणा में रही थी। कुछ सालों के लिए मुझे बिहार में पटना में रहना हुआ और मैंने वहाँ के कल्चर से सीखा कि छठ कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब कुछ करते हुए मैं छठ भी करती हूँ और बाकी रिश्तेदारी है या पूजा पाठ है वो सब भी निभाती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे अंदर चाह है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, टाइम वेस्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, वो एक आदत किसी भी इंसान में हो, औरत हो या आदमी, बच्चा हो, कोई भी हो, प्रोक्रेस्टिनेशन अगर हम छोड़ देते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। कि द हैबिट ऑफ नॉट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, यू नो कि अगर आप रिलैक्स कर रहे हो तो फिर उसको वेस्ट मत मानिए, वो वेस्टेज नहीं है। उसके अलावा के टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आपके अंदर चाह है। बिल्कुल, और बहुत खास बात है मैम कि जज्बा होना, चाह होना बहुत जरूरी है और टाइम वेस्टेज हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों पे। जैसे बहुत सारे हमें केसेस भी देखने को मिलते हैं कि अक्सर लोग बाद में कहते हैं अरे हमारा तो टाइम निकल गया, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा अगर आप शुरुआत से ही ध्यान दे करके चलें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद रिग्रेट नहीं करेंगे बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, और सीखने की, करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल, मैंने ये सब कुछ 40 के बाद शुरू किया है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, और मैं सच में कहना चाहूंगी मैम कि आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हमारी ज्यादा अगर एज हो गई तो हमें अपने छोटों से नहीं सीखना, अब हम क्या ही सीखेंगे, तो ये बहुत गलत भावना है। और मैम अब मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे और हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कविता आपकी कोई भी सुनाए। हाँ बिल्कुल, जरूर सुनाऊंगी। लेकिन मुझे देखनी पड़ेगी एक बार। बिल्कुल मैम, जरूर, टेक योर टाइम। थैंक यू सो मच। तो यशी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि बात महिला के बारे में हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए भी, जैसे मैंने कहा कि हमें खुद से ट्राई करना है तो सब हो जाएगा। लेकिन फिर भी पारिवारिक बहुत सारे प्रेशर रहता है महिलाओं के ऊपर, बहुत तरीके का, उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। तो पीछे कुछ दिन पहले मैंने एक काव्य गोष्ठी में अपनी एक कविता पढ़ी जिसको काफी पसंद किया गया, और वो एक मेरा संदेश है सारी महिलाओं के लिए, स्पेशली उन प्रतिभाशाली महिलाओं के लिए, उन स्टे एट होम मॉम्स के लिए जो बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज से मिलती हूँ हु आर एट द बेस्ट ऑफ देयर ड्रेसेस, बेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, पर जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप करती क्या हैं, तो उनके मुंह से निकलता है कि मैं कुछ नहीं करती, जबकि वो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो बहुत कुछ कर रही होती हैं। आजकल हाउसवाइफ्स का दायरा सिर्फ घर नहीं है, बाहर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को ये समझती हैं अंदर अंदर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो गई, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। तो उसके ऊपर एक कविता लिखी थी, और मैं चाहूंगी कि मेरा संदेश उन तक पहुंचे आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो लोग लिखते हैं वो तो जरूर ही समझ पाएंगे कि इस कविता में एक रोटी और एक औरत के बीच में क्या समानता है, इसके बारे में कविता है। क्या बात तो मैं शुरू करती हूँ। जी। वो गर्मा गर्म फूली सिकी रोटी, वो गर्मा गर्म फूली सिकी रोटी, उस रोटी को बनाने वाली वो, सबके मन को भाने वाली गर्मा गर्म फूली सिकी रोटी, ये सोचकर कि वो ठंडा खाना पसंद नहीं करते, घर में सदा उपलब्ध रहने वाली वो गर्मा गर्म फूली सिकी रोटी उसे बनाने वाली तब जाकर है खाती, जब ठंडी हो जाती रोटी और पस्त पड़ जाती वो। उस रोटी को आकार देने वाली, उसी तरह यौवन, ऊर्जा और प्रतिभा से भरपूर जीवन के उफान पर थी। उस रोटी को गरम तवे पर रखने वाली खुद भी जीवन की कसौटियों पे खुद को सुपुर्द कर देती।
सिक सिक कर सौंधी होती रोटी, सिसक सिसक कर पाषाण होती वो। दोनों ही आकार ले लेती पुख्ता, जिस आकार में ढाली जाती वो। फिर गहन ताप और संघर्ष के बीच उभर कर बाहर आती रोटी, और उसे गर्मा गर्म परोस कर खिलाने वाली फूली ना समा रही होती वो। खुद को अग्नि पर दांव पर लगाती रोटी और सबकी अपेक्षाएं पूरी करने की चाह में खुद का अस्तित्व मिटाती, मायूस, पराजित, उपेक्षित होती हुई वो जो माप ही ना पाई, भोलापन देखिए उसका, कि वो जो माप ही ना पाई उस गरम रोटी की मांग को पूरा करने का भुगतान। शुदा को मिटाई जाने वाली, रोज ही खाए जाने वाली रोटी, उसका दाम चुकाने अपने ही हाथों अपने भविष्य को खुशी खुशी मिटाती वो, गर्व से इठलाती वो। और आखिरी लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि घी में चुपड़ी चिकनी खिलखिलाती रोटी, और वैसी ही चिकनी चुपड़ी बातों से खुश होकर पूरा जीवन बिताती हुई वो। क्या बात है मैम, बहुत खूबसूरत। और मैं कहना चाहूंगी इतना खूबसूरत तरह से जो डीपनेस है इस पोएम की, इतनी खूबसूरत डेप्थ की अगर हम बात करें कि रोटी और एक लेडी को कंपेयर किया गया है आपस में, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। खुद भी इतनी इमोशनल पोएम है, मुझे भी ऐसा लगा मैं बस डूब ही गई उस कविता में। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम कि बेसिकली आप जैसे नारी के ही ऊपर लिखते हैं, प्रेम पे भी लिखती हूँ, प्रेम पे भी लिखते हैं, क्योंकि जो नारी का मन है चाहे वो कितनी भी कुंठित होगी, उसके मन में ईश्वर ने वो प्रेम भाव जो डाला है, जो वात्सल्य डाला है, वो उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती। तो प्रेम पे भी लिखती हूँ मैम। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी इमोशन की वजह से कई बार अनड्यू एडवांटेज भी लोग लेते हैं कि मतलब इमोशनल फूल समझ लिया जाता है फीमेल्स को। तो आपका क्या कहना है उस पर? अपने आप को धीरे धीरे सुदृढ़ बनाने की चीज है ये, मानसिक रूप से। मैं खुद बहुत बड़ी इमोशनल फूल हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं जिन लोगों को जानती भी हूँ कि वो सामने से आ रहे हैं और वो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बात करते हैं, पर अगर मुंह पे मेरे सामने मीठे हैं तो मैं अच्छा ही बात करती हूँ उनसे। तो हाँ, ये बात सही है कि औरतों को इस तरीके से बहलाना थोड़ा आसान होता है, पर मुझे खुशी है कि अभी की जो जनरेशन है, क्योंकि मैं जहाँ स्कूल में काम करती हूँ तो वर्क प्लेस पे हर उम्र की लड़कियां हैं, 25 साल से लेकर 65 साल तक के लेडीज हैं वहां पर। तो अभी की जो पीढ़ी की जो महिलाएं हैं उनमें और हमें थोड़ा फर्क है, और बहुत अच्छी बात है। जो लोग कहते हैं जेनजी हमेशा बुराई करते हैं, मैं उसको उतना नेगेटिवली नहीं देखती। मैं मानती हूँ कि नहीं, उनके अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं कि उन्हें सही को सही और गलत को गलत कहना आता है। तो ये चीज अच्छी बात है कि आज की लड़कियां दे हैव स्टार्टेड वॉइसिंग देयर थॉट्स, तो ये अच्छी बात है। तो ये चेंज आया है और अच्छा है, इट्स अ पॉजिटिव चेंज, इट्स अ पॉजिटिव चेंज। बिल्कुल मैम। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई केस आपकी नजर में ऐसा अभी तक स्कूल की जर्नी में, क्योंकि आप एक टीचर हैं, तो कोई भी ऐसा केस आया कि आपको जहां आज भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला कि लड़के और लड़की में आज के दौर में भी क्या भेदभाव देखने को मिला? यशी भेदभाव बिल्कुल देखने को मिलता है। अब वो वाले भेदभाव खत्म हो गए हैं कि माँ बाप दो तरीके का पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो बेसिक शिक्षा शुरू होती है स्कूली लेवल पे, वो तो बिल्कुल एक जैसी करा रहे हैं, पर आगे जाके बहुत तरह के चेंजेस आ जाते हैं। कि जैसे कि बच्चा फॉरेन पढ़ने जाना चाहता है, तो कुछ हमारे अंदर ना, माँ बाप के अंदर भी एक मानसिक संरचना है कि लड़का है तो बाहर सब हैंडल कर लेगा, चाहे वो शायद सुरक्षा की दृष्टि ही हो। जो भेदभाव आता है उसका रीजन सिर्फ ये नहीं होता कि बेटा है तो उसके लिए सब कुछ करना है, बेटी है तो नहीं करना है। भेदभाव का कारण सिर्फ वो नहीं होता, सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है। तो बेटे के लिए लगता है कि वो सब संभाल लेगा, उसको बहुत तरीके की जैसे कि फिजिकल टॉर्चर या इन चीजों से नहीं गुजरना पड़ेगा, और जबकि लड़की को गुजरना पड़ सकता है, तो वो नहीं संभाल पाएगी। तो इस तरीके के रीजंस भी आते हैं जिसकी वजह से भेदभाव तो बिल्कुल है। एक और बहुत मार्मिक भेदभाव आपको बताना चाहूंगी, जो पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन है कि पिता की मृत्यु हुई, बेटा नहीं है, तो बेटी को उसको अग्नि देने का या उसका
पिंडदान करने का जो हक नहीं दिया गया है, क्या ये अपने आप में भेदभाव नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ा भेदभाव है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इन सब दिशाओं में काम करने की जरूरत है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा मुद्दा इस कॉन्वर्सेशन के दौरान उठा है कि हमें एक ये वाली जो चीज है, ये आज भी कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा है सोसाइटी का कि क्यों नहीं अग्नि देने को दिया जाता है एक महिला को, क्यों वहां पे भेदभाव किया जाता है, जब बाकी जगहों पे इक्वालिटी है तो वहां क्यों नहीं? हाँ। तो उसका भी हक है, उसके भी फादर हैं, बिल्कुल, तो क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे वर्क करने की हमें बहुत बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और अब मैं मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आप सरोजिनी नायडू अवार्डी भी हैं, और उस पल के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपको वो अवार्ड से सम्मानित किया गया तब क्या फीलिंग थी? आप हमारे साथ में उस फीलिंग को किस तरह से शेयर करना चाहेंगी? यशी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। बहुत अहम भूमिका है इस अवार्ड की मेरे जीवन में। जब वो पल आया था उससे पहले ही जब मेल पे वो लेटर आया था, वो ही मैंने न जाने कितनी बार पढ़ा होगा। क्योंकि वो बहुत मेरे लिए भावुक क्षण था कि जाने कितनी महिलाएं थी और उनमें से अगर मतलब मेरे इतने सालों की मेहनत की, जो मैं कहूँगी बहुत कुछ मिला, लेकिन ये जो थी ये एक फर्स्ट रिकॉग्निशन मैं मानती हूँ। और उसके बाद जो नजरिया है लोगों का वो मेरी तरफ बहुत बदल गया। क्योंकि जब आप सिर्फ जॉब, जैसे एक तो टीचिंग को अपने आप में एक अंडरपेड और उतनी रिस्पेक्टेबल जॉब अभी भी नहीं मानी जाती, तो ठीक है टीचर हैं, उसके बाद कविता की, ठीक है कविताएं करती हैं अपने शौक के लिए, लेकिन इन सब चीजों का ओवरऑल इम्पैक्ट समाज पे क्या होता है और एक औरत किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, वो इस तरह के जो अवार्ड फंक्शंस हैं, इस तरह की जो जैसे कि हमारा जो डॉक्टर संदीप मारवा जी के अंडर, उनके अम्ब्रेला के अंडर, मारवा स्टूडियो के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस पूरी संस्था की कि वो इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर आए। और जब वो अवार्ड मिल रहा था, अपने आप में मेरी जिंदगी का बहुत वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स था, क्योंकि उनके हाथ से अवार्ड मिलना, इतने लोगों के बीच में वो सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। और मुझे कोई और उसके लिए रिकॉग्नाइज करे ना करे, मेरी अपनी जो सेल्फ एस्टीम है वो यहाँ से यहाँ पहुंच गई उस अवार्ड को मिलने के बाद। बिल्कुल मैम, और हम भी बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें आपसे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। और मैम मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत खास मौका है जब आपके साथ में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, क्योंकि इसी मंथ में विमेंस डे भी होता है हमारा, और हम नारी शक्ति को नवरात्रि के दौरान भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैम आपकी तरफ से आज की महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? बहुत अच्छे सवाल आप पूछ रही हैं यशी, इतनी पेशेंस के साथ, इतनी मधुरता के साथ, बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि नवरात्रि के दौरान मेरी आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। तो आज का दिन, और ऊपर से शुक्रवार है, वैसे ही माता रानी का दिन है, मेरा व्रत होता है आज। और मतलब हर महिला कि अगर सच में इस चीज को रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए मेडिटेट करे और अपने अंदर माँ की शक्तियों को महसूस करे, तो वो जागृत होंगी। मैंने खुद पे ये अनुभव करके देखा है। और मेरा संदेश महिलाओं के लिए यही होगा, पूरी मेहनत करें, अपने जो जीवन में सपने हैं उसको अचीव करें, लेकिन ईश्वरीय शक्ति का जो शरण है उसको लेना ना भूलें, उसके ऊपर जरूर विश्वास रखें, वहां से प्रेरणा लें, माता रानी से प्रेरणा लें, और आप देखेंगे कि कितने बदलाव आते हैं आपके जिंदगी में, कितने रिमार्केबल चेंजेस आते हैं। व्हाट अ ग्रेट मैसेज मैम। और हम अक्सर देखते हैं आज के दौर में कि ईश्वर पे विश्वास लोग नहीं रखते हैं कि अरे हम सब खुद कर लेंगे, और भगवान पे हमें विश्वास नहीं है, जो बहुत गलत चीज है, क्योंकि सब वही है, सब कहते हैं ना ऊपर लिखा हुआ है जो भी कुछ आपके साथ में होता है। तो विश्वास रखें। और मैम ये बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन रहा आपके साथ में, थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी मैं आपको अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ में शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, सेम हेयर। और दर्शकों को भी उम्मीद करती हूँ ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही खास लगा होगा, बहुत ही एनकरेजिंग लगा होगा। और भी ऐसे कॉन्वर्सेशंस के साथ में जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए MS टीवी के साथ में।